जी, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि हम लूपिंग स्ट्रक्चर में यूटिलाइज करते हैं। इसको कैसे यूज किया जाता है आज हम ये देखेंगे। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है कोड शेयर किया गया है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट का, और उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फॉर लूप अप्लाई किया है। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इनिशियलाइजेशन का, सेकंड एक्सप्रेशन कंडीशन का, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद ये देखें नीचे फॉर लूप की बॉडी। ये फॉर लूप की बॉडी में जो एरिया मैंने अभी प्रोग्राम का जो कोड सिलेक्ट किया है, ये फॉर लूप की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं 2 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, और 2 सी आउट स्टेटमेंट्स के इन बिटवीन आपको एक कंटिन्यू स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। इन दोनों सी आउट स्टेटमेंट्स के दरमियान यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इससे पूरे का पूरा जो लूप है उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी वर्किंग कैसे चेंज होगी, इससे क्या वर्किंग पे फर्क पड़ेगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं एक दफा आपको बता देती हूँ कि कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है इसका क्या फंक्शन है। ये जो यहाँ पे हमने फॉर लूप की बॉडी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाया है, और एट द एंड हमने इसको सेमीकोलन के साथ एंड किया है इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप. It is used to move the control to the start of the loop body. ये क्या करता है, ये मूव कर देता है कंट्रोल को टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी के बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएगा। When this statement is executed in the loop body, the remaining statements of the current iteration are not executed. जब फॉर लूप के बाद ये फॉर लूप की बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट वाली सी आउट स्टेटमेंट तो रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कंटिन्यू क्या करेगा, ये कंट्रोल को मूव कर देगा फिर यहाँ पे। ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये कंट्रोल को नीचे वाली स्टेटमेंट पर आने नहीं देगा, बल्कि ये कंटिन्यू फिर बिगिनिंग पे ले जाएगा और लूप को यहाँ से स्टार्ट कर देगा। The control directly moves to the next iteration. उस आइट्रेशन को यहीं पे छोड़ के, जैसे ही आपने फॉर लूप की कंडीशन अप्लाई की, चेक किया, सी आउट आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये सी आउट की स्टेटमेंट जो है ये रन होगी। उसके बाद ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, इस एग्जीक्यूशन को यहीं पे स्टॉप करके दोबारा यहाँ पे बिगिनिंग पे ले जाएगी, यहाँ से कंटिन्यू करके। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 सी आउट स्टेटमेंट है। मैं दोबारा से इसकी आपको वर्किंग फ्लो बता देती हूँ। 2 सी आउट स्टेटमेंट है फॉर लूप की बॉडी के अंदर। वन स्टेटमेंट इज बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड वन इज आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले नजर आ रही है और एक सी आउट स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद नजर आ रही है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। इसमें जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, मीन जो ये वाली स्टेटमेंट है सी आउट, द सेकंड सी आउट स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस इज बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद लिखा है, इसलिए ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब भी फॉर लूप की बॉडी रन होगी, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो कंटिन्यू क्या करेगी, कंट्रोल को नीचे आने ही नहीं देगी, ये कंट्रोल को हर दफा मूव कर देगी बिगिनिंग में और नया लूप स्टार्ट हो जाएगा। हर दफा जितनी दफा आपकी कंडीशन ट्रू होगी
कितनी दफा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, हर दफा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को मूव कर देगी बिगिनिंग ऑफ द लूप। The control moves back to the start of the body, so knowledge is power is never displayed. So अब आपने देखा इस प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरह जब आप लूप के अंदर कंटिन्यू का यूज करते हैं तो आप किस तरह से उस लूप की बॉडी के अंदर अगर आपने कुछ स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना है या आप उन स्टेटमेंट्स को या लूप की बॉडी का कुछ हिस्सा अगर आप नहीं चाहते कि वो रन हो, वो एग्जीक्यूट हो, तो आप उसके साथ ये कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं ताकि अब ये वाला जो लूप की बॉडी है इसमें हर दफा जितनी दफा कंडीशन ट्रू होगी, जितनी दफा ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, हर दफा ये वाली स्टेटमेंट की सी आउट होगी, प्रिंट होगी और उसके बाद ये कंटिन्यू लूप के कंट्रोल को, प्रोग्राम के कंट्रोल को मूव कर देगा यहाँ पे स्टार्टिंग और दोबारा से एक नया लूप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए भी हम सेम यही वाला प्रोग्राम यूज करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। सेम वही वाला कोड लिया है मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं वैसे ही हमने फॉर लूप अप्लाई किया है और फॉर लूप की बॉडी में 2 सी आउट स्टेटमेंट्स ली गई हैं। इन 2 सी आउट स्टेटमेंट के इन बिटवीन हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। जस्ट डिफरेंस इसमें क्या है, प्रीवियस प्रोग्राम में हमने जस्ट इस जगह पे जहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है वहां पे जस्ट हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा। अब हमने कंटिन्यू की जगह यहाँ पे जस्ट ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। अब इससे वर्किंग फ्लो में, प्रोसेस में, प्रोग्राम के फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंस आता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप to exit from the loop. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इज यूज इन द बॉडी ऑफ द लूप, इसको लूप की बॉडी के अंदर यूज किया जाता है टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। लूप से एग्जिट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। when this statement is executed when this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped. इसमें होता क्या है कि जब आप ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ये वाली स्टेटमेंट इसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त ब्रेक स्टेटमेंट की, जब ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है लूप बॉडी के अंदर, द रिमेनिंग आइटरेशंस ऑफ द लूप आर स्किप्ड। बाकी जितनी भी आइटरेशंस अभी रहती होंगी वो सारी की सारी वहीं पे रुक जाएंगी और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ये एग्जिट करवा देगा। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ब्रेक क्या करेगा, वहीं पे ब्रेक करके लूप से बाहर ले जाएगा कंट्रोल, एंड द स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम और लिख लेते हैं, एक सी आउट की स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे, सी आउट
अच्छा जी, अब यहाँ पे होगा क्या, जब ये लूप चलेगा, ये फॉर लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था लूप वाले टॉपिक के दौरान कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है देन फिर उस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल आ जाएगा और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली सी आउट स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी हेलो वर्ल्ड। उसके बाद कंट्रोल मूव करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो कि है ब्रेक स्टेटमेंट। अब इस ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा, जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये क्या करेगी, ये कंट्रोल को मूव कर देगी आउटसाइड द लूप बॉडी, लूप बॉडी से बाहर मूव कर देगी। यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंट्रोल यहाँ से इस लूप से बाहर आ जाएगा। अभी अभी यहाँ पे आइट्रेशन बाकी होगी, अभी और लूप बाकी होंगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ब्रेक पे आएगा तो ये क्या करेगा, इस सारे लूप से कंट्रोल को बाहर मूव कर देगा और ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करवा के प्रोग्राम को एंड कर देगा। जस्ट ये ब्रेक स्टेटमेंट। अभी सिर्फ सिर्फ फर्स्ट लूप के बाद ही ये प्रोग्राम को ब्रेक स्टेटमेंट एंड कर देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर लूप है इसके अंदर कंडीशन 5 की है, मीन्स के ये लूप जो है ये 5 टाइम्स चलना है। लेकिन ब्रेक की वजह से क्या होगा, ये लूप सिर्फ 1 टाइम चलेगा, ये लूप जस्ट 1 टाइम चलेगा। एक ही दफा ये इसको प्रिंट करवाएगा और इसको प्रिंट करवाएगा और एंड हो जाएगा। अभी बाकी फॉर लूप्स रिमेनिंग होंगे, लेकिन फर्स्ट लूप के बाद ही जब ये एग्जीक्यूट होगा ब्रेक स्टेटमेंट तो ये प्रोग्राम को क्या करेगा, कंट्रोल को एग्जिट करवा देगा लूप बॉडी से बाहर और ये वाली सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के एंड कर देगा। मैं दोबारा से इसकी वर्किंग को रिपीट कर देती हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हमने यूज किया है जी ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इन फॉर लूप ये क्या करता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल यूज किया है x और x इज इक्वल टू 1 और x की कंडीशन हमने अप्लाई की है x लेस देन और इक्वल टू 5 मीन्स कि ये जो लूप है शुड एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम्स। इस लूप को एग्जीक्यूट होना है 5 टाइम्स, बट इट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। सिर्फ एक दफा ये एग्जीक्यूट होगा। इन फर्स्ट आइट्रेशन द सी आउट स्टेटमेंट इन द लूप डिस्प्लेज hello world and control moves to break statement. This statement moves the control out of the loop, so the message appears only once. Just एक दफा ही इसमें मैसेज अपीयर हो। सो आपने देखा इसमें डिफरेंट सिनेरियोज में और डिफरेंट फंक्शन है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, कंटिन्यू स्टेटमेंट का एंड ब्रेक स्टेटमेंट का, कि किस तरह से आप कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। कंटिन्यू क्या करता है, वो कंट्रोल को मूव कर देता है, बिगिनिंग पे ले जाता है, और ब्रेक क्या करता है, ये एग्जिट कर देता है कंट्रोल को, प्रोग्राम के कंट्रोल को आउट ऑफ द बॉडी, लूप की बॉडी से बाहर ले जाता है कंट्रोल को। यहाँ पे भी इस प्रोग्राम में भी सेम उसने ऐसा ही किया है। ब्रेक फर्स्ट लूप में ही क्या करेगा, पहले ही लूप में पहली सी आउट स्टेटमेंट को रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को एग्जिट कर देगा, लूप बॉडी से बाहर ले जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर एग्जिट करवा के लूप की बॉडी से बाहर जो एक सी आउट स्टेटमेंट है, ये जो लूप की बॉडी है ये है, ठीक है। इस लूप की बॉडी से कंट्रोल को बाहर मूव कर देगा और इस लूप की बॉडी से बाहर एक सी आउट स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा एंड देन प्रोग्राम को एंड कर देगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया
कि लूप के साथ हम कंटिन्यू और लूप में हम कैसे कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अभी हम जस्ट एक चीज को और डिस्कस करेंगे, वो ये कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम एरे क्यों यूज करते हैं। एरे के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि एरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को एलिमेंट्स को स्टोर करवाया जाता है डिफरेंट इंडेक्स नंबर से, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम एरे ही क्यों यूज करते हैं वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। जी, हम एरे को क्यों यूज करते हैं? हम एरे को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसा कि आपने प्रोग्राम्स में देखा है, हम एक या दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर, सपोज अगर आपने टू वेरिएबल्स को सम करवाना है, आपने टू वैल्यूज को सम करवाना है, तो आप क्या करवाओगे, पहले टू वैल्यूज इनपुट करवाओगे। अब वो वैल्यूज जो आपने इनपुट करवानी है उनको स्टोर करवाने के लिए पहले आप टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाओगे, ऐसा ही है ना। आप वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाओगे, उनके अंदर वो वैल्यूज स्टोर करवाओगे, देन उस पर वो सम का ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाओगे। लेकिन आप फिर एरे क्यों यूज करते हो? एरे आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि समटाइम्स आपके पास ज्यादा डाटा होता है, तो आप उसके लिए ज्यादा फिर आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये फिजिबल नहीं है आपके लिए कि आप ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सको। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया है। An array is a collection of similar items stored in a continuous memory location। ये क्या है? एरे के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हुई हूँ कि ये कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स अ सिंपल वेरिएबल इज नॉट इनफ टू होल्ड ऑल द डाटा। समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि आप होल्ड करें, आप सिंपल वेरिएबल लें और फिर वो सारे का सारा आपका जो डाटा है उसको होल्ड करें। In programming, sometimes a simple variable is not enough to hold all the data. For example, let's say we want to store the marks of 500 students. Suppose आपको 500 students के marks स्टोर करवाने हैं, तो क्या आप फिर 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने के लिए 500 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाओगे? इज इट पॉसिबल? ये सुनने में ही फिजिबल नहीं लग रहा। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एरे वाला डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हैविंग 500 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर दिस टास्क इज नॉट फिजिबल। कि आप 500 डिफरेंट वेरिएबल्स लो, ये फिर फिजिबल नहीं है। वी कैन डिफाइन एन एरे, सिंपली हम उसके लिए फिर एक एरे को डिफाइन कर देंगे विद साइज 500, और उस एरे का हम साइज कर देंगे या लिमिट उसकी कर देंगे 500 तक, दैट कैन होल्ड द मार्क्स, जो कि होल्ड कर सकता है मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो ये पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था ताकि आप इस चीज को समझ सको कि हम वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करवाते हैं और एरे क्यों डिक्लेयर करवाते हैं। वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करवाते हैं, उनमें वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज हैं तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप उन सभी वैल्यूज के लिए, सपोज जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की गई है, कोड की गई है एग्जांपल। अगर 500 स्टूडेंट्स का डाटा आपने स्टोर करवाना है तो 500 फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाना इट्स नॉट पॉसिबल। ये वैसे भी फिजिबल नहीं है कि आप इतने सारे डिफरेंट वेरिएबल्स लो, 500 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाओ फॉर दिस टास्क इज नॉट फिजिबल। So we can define an array। हम just एक array define कर देंगे with the size of 500, जिसका size हम 500 कर देंगे, that can hold the marks of all students। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है array का। ऑलरेडी हम वैसे ये डिस्कस कर चुके हुए हैं एरे वाला टॉपिक, लेकिन अब चूंकि हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको एरे का स्ट्रक्चर एक बार फिर से दिखा रही हूँ।
एरे असल में क्या है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे डिफरेंट इंडेक्स नंबर पे डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवाया गया है, 78, 91, 2027 एंड 19। तो इस तरह से डाटा होल्ड किया हुआ है एक एरे में। कितनी 5 वैल्यूज। अगर आपने 500 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना है तो फिर आप उसकी लेंथ या उसका साइज इंक्रीज कर दोगे। जैसे यहाँ पे एरे साइज क्या है 5, यहाँ पे एरे साइज 5 है। देखते हैं कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 वैल्यूज क्या है, ये साइज है एरे का, ये एरे का साइज है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एरे का साइज कितना रखना चाहते हो। तो आप जब आप एरे को डिक्लेयर करवाओगे साथ में उसका जो साइज है, एरे की जो लेंथ है, उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो इन द डिक्लेरेशन प्रोसेस जब आप एरे को प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हो। तो ये डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवाई जाती हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे या डिफरेंट इंडेक्स नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 78 को स्टोर करवाया गया है 0 इंडेक्स पे, 91 वैल्यू को स्टोर करवाया गया है 1 इंडेक्स पे, 202 वैल्यू को स्टोर करवाया गया है 2 इंडेक्स पे, एंड 7 वैल्यू को स्टोर करवाया गया है 3 इंडेक्स पे, एंड एट द एंड 19 वैल्यू को स्टोर करवाया गया है 19 वैल्यू को स्टोर करवाया गया है 14 इंडेक्स नंबर। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं एरे का नेम और साथ में इंडेक्स नंबर। ये क्या है, ये हमें एड्रेस बता रहा है इस वैल्यू का। अब उसके बाद 91 वैल्यू का एड्रेस, उसका इंडेक्स नंबर। हमने किसी भी एलिमेंट को या वैल्यू को जब फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम उसका इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो उसके लिए हम उसका इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। एरे की किसी भी एलिमेंट को, एरे की किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको फेच करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एरे को डिक्लेयर करवाने के 2 वेज यहाँ पे बताए गए हैं। देयर आर कपल ऑफ वेज टू डिक्लेयर एन एरे। आप एरे को डिक्लेयर करवा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आप टाइप लिखते हो, फिर उसके बाद एरे का नेम और फिर विद इन ब्रैकेट्स उसका साइज या उसकी लेंथ आप बताते हो। यहाँ पे हमने 5 लेंथ इसकी ली है, 5 साइज उसका लिया है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे जब आपने उसको डिक्लेयर करवाना है तो आप इस तरह से भी करवा सकते हैं, इस तरीके से भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको विद इन 1 लाइन भी डिक्लेयर करवा सकते हो। डिफरेंस क्या है, जस्ट वहां पे आपने हर वैल्यू को एक अलग लाइन में डिफाइन किया है। 0 इंडेक्स को कौन सी वैल्यू साइन की है 10, फिर 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आपने साइन की है 20, 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है 30, 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है 40, 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है 50। तो आपने ये सारी जो वैल्यूज हैं इनको एक अलग लाइन में डिफाइन किया है। एक ये तरीका है कि आप इसको, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप एक एरे को डिक्लेयर करवा सकते हो। एंड द सेकंड वन इज दिस, आप इस तरीके से भी डिक्लेयर करवा सकते हो विद इन 1 लाइन। जस्ट आपने इन उसकी टाइप लिखी, फिर एरे नेम और ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस आपने जस्ट विद इन 1 लाइन सभी वैल्यूज को विद कॉमास आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। 10, 20, 30, 40, 50 मीन्स यहाँ पे आपने उसकी इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है वो 0 इंडेक्स पे होगी, उसके बाद जो वैल्यू लिखी है वो 1 इंडेक्स पे होगी, उसके बाद जो होगी वो 2 इंडेक्स पे, 3 एंड 4।
तो ये टू वेज हैं कि आप डिक्लेयर करवा सकते हो किसी भी एरे को।